नमस्कार। आज की इस व्याख्यात्मक प्रस्तुति में हम भारतीय लोकतंत्र के एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो काफी नाटकीय पहलू पर बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था हमारी संसद, जहां रोजमर्रा के कानून बन रहे हैं, बहस चल रही है, सब कुछ पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से हो रहा है और अचानक सब कुछ रुक जाए। जी हाँ, एकदम ब्रेक लग जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है ना? इस असाधारण कदम को ही स्थगन प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशन कहा जाता है। आज हम इसी ठहराव की शक्ति को डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि संसद के चलते हुए काम को अचानक कैसे और क्यों रोका जा सकता है। मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है और तभी देश में कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट आ खड़ा होता है, कोई ऐसी इमरजेंसी जिस पर तुरंत, और मेरा मतलब है बिल्कुल उसी वक्त, ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में जो पहले से तय काम है उसे किनारे कैसे किया जाए, बस यही एंट्री होती है स्थगन प्रस्ताव की। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर ये प्रस्ताव है क्या, इसके पीछे के कड़े नियम क्या हैं, लोकसभा और राज्यसभा में इसके इस्तेमाल का क्या अंतर है, ये बाकी प्रस्तावों से कैसे अलग है, और अंत में देखेंगे कि इतिहास में इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल कब कब हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बात से शुरू करते हैं। आखिर ये स्थगन प्रस्ताव तकनीकी रूप से है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल संसद के सामान्य कामकाज को रोककर किसी बेहद जरूरी और हालिया सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं हो सकता। मामला इतना गंभीर होना चाहिए कि उसका सीधा असर पूरे देश पर या राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा हो, और जिस पर चर्चा करने में एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। अब एक और बहुत अहम बात, ये प्रस्ताव हवा में नहीं लाया जाता, ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए होता है। इसका मतलब है कि प्रस्ताव में ये साफ साफ बताना होता है कि भारत सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में कहां विफल रही है। ये सीधे सरकार के कामकाज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इसे एक हालिया उदाहरण से समझते हैं ताकि तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाए। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने एक रिपोर्ट को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि चीन द्वारा 10,000 से ज्यादा भारतीयों और संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस तरह के बेहद गंभीर मामलों को तुरंत सदन में उठाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी पावर है तो जाहिर है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसीलिए इसके नियम भी उतने ही सख्त हैं। चलिए नियमों को देखते हैं। इस प्रस्ताव को लाने की प्रक्रिया किसी बाधा दौर से कम नहीं है। सबसे पहले जिस दिन इसे पेश करना है, सुबह 10 बजे से पहले इसकी लिखित सूचना देनी होती है। फिर आती है सबसे बड़ी चुनौती, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की मंजूरी। स्पीकर के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की पूरी शक्ति होती है और उन्हें इसका कारण बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर स्पीकर मान भी जाएं, तो सदन में कम से कम 50 सांसदों को अपनी सीट पर खड़े होकर इसका समर्थन करना होता है, तभी जाकर इसे हरी झंडी मिलती है। और मान लीजिए प्रस्ताव स्वीकार हो गया, तो पता है क्या होता है? नियमों के मुताबिक इस पर कम से कम 2.5 घंटे, जी हाँ, पूरे 2 घंटे 30 मिनट तक लगातार बहस होनी ही चाहिए। इस बीच स्पीकर भी सदन को स्थगित नहीं कर सकते। बिना किसी ब्रेक के इस मुद्दे के निष्कर्ष तक पहुंचना ही होता है, ताकि उस गंभीर संकट को पूरा अटेंशन मिल सके। इसके साथ ही कुछ और सख्त पाबंदियां भी हैं। एक बार में सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया जा सकता है, और वो भी कोई हालिया घटना होनी चाहिए। अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। और हाँ, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र वाले मुद्दे भी इसमें नहीं लाए जा सकते, जब तक कि वो कोई बड़ा संवैधानिक संकट या अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से जुड़ा कोई बेहद संवेदनशील मामला ना हो। ये सारे फिल्टर इसलिए लगाए गए हैं ताकि संसद का कीमती समय सिर्फ और सिर्फ असली राष्ट्रीय संकटों पर ही इस्तेमाल हो। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, लोकसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर, क्योंकि इसके नियम दोनों सदनों में एक जैसे बिल्कुल नहीं है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती को बहुत अच्छे से दर्शाता है। स्थगन प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा यानी सेंसर का एक बहुत मजबूत भाव छिपा होता है, और हमारे संविधान के अनुसार सरकार यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए सरकार की निंदा करने वाला कोई भी कदम सीधे सरकार के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है, जो केवल लोकसभा में ही संभव है। तो क्या राज्यसभा के पास आपातकालीन मुद्दों को उठाने का कोई तरीका ही नहीं है? बिल्कुल है, बस रास्ता थोड़ा अलग है। राज्यसभा में सदस्य नियम 267 का सहारा लेते हैं। इस नियम के तहत सभापति की मंजूरी से दिन के तय कामकाज को रोककर किसी बेहद जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। काम वही है, बस टूल अलग है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो इस कंसेप्ट की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम से हुई थी, और भारत में यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के जरिए आया। आजादी के बाद 1952 में इसे लोकसभा की नियम पुस्तिका में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया। वहीं राज्यसभा की बात करें तो साल 2000 में तत्कालीन सभापति और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे दिग्गजों वाली एक समिति ने नियम 267 में कुछ बदलाव किए ताकि इसका बेवजह इस्तेमाल रोका जा सके। संसदीय नियम कभी कभी थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, है ना? इसीलिए चलिए इस प्रस्ताव की तुलना एक और बहुत आम प्रक्रिया से करते हैं ताकि कोई डाउट न रहे। यहाँ हम स्थगन प्रस्ताव की तुलना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन मोशन से कर रहे हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। स्थगन प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आता है, जबकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों सदनों में आ सकता है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सरकार की निंदा का कोई एंगल नहीं होता। ये बस किसी मंत्री से किसी खास मुद्दे पर बयान मांगने के लिए होता है। और सबसे खास बात, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संसद का सामान्य कामकाज नहीं रुकता, जबकि स्थगन प्रस्ताव में सब कुछ रोक दिया जाता है। अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कागज पर तो ये पावर बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन असलियत में इसका कितना इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। आंकड़े देखकर शायद हैरानी हो सकती है। इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष अक्सर इसे मंजूरी देने से बचते हैं, क्योंकि इससे संसद के बाकी जरूरी काम रुक जाते हैं। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर लोकसभाओं ने अपने कुल समय का सिर्फ 3% से भी कम हिस्सा स्थगन प्रस्तावों पर खर्च किया है।
लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है और वो अपवाद थी 9वीं लोकसभा। उस दौरान स्थगन प्रस्तावों पर कुल समय का लगभग 5% यानी करीब 36 घंटे खर्च किए गए और 8 ऐसे प्रस्ताव लाए गए। इसके पीछे वजह ये थी कि उस समय देश सच में बहुत गंभीर संकटों से गुजर रहा था, जैसे पंजाब में चरमपंथ और मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद हुई भारी अशांति। वो वाकई एक असाधारण समय था। इस पूरी प्रक्रिया का जो असली मर्म है वो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि जब कोई मुद्दा पूरे देश की सुरक्षा और हितों को प्रभावित कर रहा हो तभी सदन को अपना बाकी काम छोड़कर उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। ये कोई रोजमर्रा की राजनीतिक बहस के लिए नहीं है, ये सचमुच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालातों के लिए है। तो इस व्याख्यात्मक प्रस्तुति के अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ चर्चा को विराम देना चाहेंगे। हमने देखा कि संसद के पास सब कुछ रोककर देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करने की कैसी अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या लोकतंत्र में ऐसी असाधारण शक्तियों का लगातार और बार-बार इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर इनकी अहमियत और गरिमा बनाए रखने के लिए इन्हें केवल और केवल सबसे गंभीर राष्ट्रीय संकटों के लिए ही रिजर्व रखना चाहिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए,